हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 3 तक, जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन चैप्टर नंबर 4, जो कि बात करेगा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर और रिलीफ के बारे में। इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। अब हम 12 से लेकर आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सेक्शन नंबर 12 से आगे फर्दर। चैप्टर नंबर 4, प्रोसीजर फॉर ऑर्डर और रिलीफ, क्या होगा। सेक्शन 12, एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। किसकी एप्लीकेशन? मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन। देख लेते हैं कौन लगाएगा। सब सेक्शन 1, an aggrieved person or a protection officer or any other person in behalf of aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more relief under this act। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी किसके द्वारा लगाई जाएगी? किसी भी एग्रीव पर्सन के द्वारा लगाई जाएगी या किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा लगाई जाएगी। किसके बिहाफ पर? एग्रीव पर्सन के बिहाफ पर। तो हमें ये बात इसमें ये समझ में आती है कि ये जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी या तो एग्रीव महिला खुद लगा दे या उसके बिहाफ पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर लगा दे या कोई भी ऑफिसर लगा दे। यहां तक हमें बात क्लियर है। अब देखते हैं प्रोवाइडेड क्या कहता है इसका। प्रोवाइडेड, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ सच एप्लीकेशन द मैजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। अब इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब अपनी ऑर्डर पास करते हैं तो उसको ऑर्डर पास करने से पहले क्या करना पड़ेगा? कोई भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर उसके समक्ष आई है, चाहे वो किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा आई हो, चाहे वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आई हो, तो उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को भी मजिस्ट्रेट साहब कंसिडरेशन में लेंगे, संज्ञान में लेंगे। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कोई भी रिलीफ अगर इस सबसेक्शन 1 के अंतर्गत मांगी गई है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? में इंक्लूड, कौन सा? में इंक्लूड a relief for issuance of an order for payment of a compensation damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation damages for injuries caused by the act of the domestic violence committed by the respondent। क्या बोला गया है इसमें? साफ साफ ये बोल दिया गया है कि जो भी रिलीफ मांगी गई है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उसमें क्या क्या इंक्लूड है। उसमें इंक्लूड है कोई भी ऐसी रिलीफ जो किसके लिए हो? कंपनसेशन के लिए हो। कोई भी ऐसी रिलीफ जो किसके लिए हो? डैमेजेस के लिए हो। और साथ साथ वो एक्ट दोबारा ना हो उसके ऑर्डर भी इसके अंदर दिए जाएंगे। कौन नहीं करेगा वो एक्ट दोबारा? रिस्पोंडेंट नहीं करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट दोबारा कौन नहीं करेगा? रिस्पोंडेंट नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर है। प्रोवाइडेड, where a decree for an amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in pursuance of order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree, and decree shall notwithstanding under CPC और एनी अदर लॉ। मतलब अगर मान लो कोई मजिस्ट्रेट साहब ने कोई अमाउंट ऑर्डर कर दिया कि आपको इतना पे करना है, तो वो सेट ऑफ भी किया जा सकता है। मतलब सामने वाली पार्टी भी तो मांग सकती है कि भाई इतना नहीं इतना होगा। वो जब क्रॉस केस होगा तो उसमें सीपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सेट ऑफ भी हो सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि वो जो अमाउंट सेट ऑफ होगा वो किसके प्रावधानों के अनुरूप होगा? वो सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सीपीसी होगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, every application under subsection 1 shall in such form and contain such particulars as may prescribe nearly possible। जिस तरीके से जिस मैनर में दे रखे उस तरीके से उस मैनर में उसको
क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 4, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग which shall not ordinary beyond 3 days from the date of receipt of application। मैजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगे और वो 3 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए जिस दिन उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई है उस दिन से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 5, द मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। जिस दिन पहली हियरिंग सेट हो गई उस दिन से लेकर 60 दिनों के अंदर अंदर उस मामले को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। कितने दिन, 60 दिन। कब से, जिस दिन पहली हियरिंग हुई। और पहली हियरिंग कब होगी, जिस दिन एप्लीकेशन हुई है उसके 3 दिनों के अंदर अंदर। ये बात समझ में आ गई, सीक्वेंस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सर्विस ऑफ नोटिस। ये हमारा बात करेगा सेक्शन नंबर 13। क्या करेगा देख लेते हैं। सेक्शन 13, सर्विस ऑफ नोटिस। सब सेक्शन, a notice of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the protection officer, who shall get it served to such means as may prescribe to the respondent and on any other person as directed by the magistrate within a maximum period of 2 days or such further reasonable time as may allowed by the magistrate for the date of receipt। क्या बोला, मैजिस्ट्रेट साहब जो भी ऑर्डर पास करेंगे अंडर सेक्शन 12, कौन सा, सेक्शन 12 के अंदर, तो क्या होगा, वो मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करके उसको किसको हैंड ओवर करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको वो देखने जाएगा, रिस्पोंडेंट को या उससे संबंधित किसी और आदमी को। और ये जो मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर देंगे वो कितने दिनों के अंदर अंदर दे देंगे, मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन उनको एप्लीकेशन रिसीव हो, या फिर जो भी रीजनेबल टाइम मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है उस टाइम में दे देंगे। यहां तक हमें बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं सब सेक्शन 2, a declaration of service of notice made by the protection officer in such form as may prescribe shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the magistrate unless contrary is। जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी डिक्लेरेशन है, तो जब तक कोई कॉन्ट्रेरी ना हो तब तक यही मानी जाएगी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने क्या किया है, मैजिस्ट्रेट के आदेश पर वो ऑर्डर किसको हैंड ओवर कर दिया है, रिस्पोंडेंट को या किसी अन्य आदमी को। कब तक, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी, कोई अपवाद उत्पन्न ना हो जाए। सिंपल सी बात है, आगे देख लेते हैं। सेक्शन 14 क्या बात करता है, काउंसलिंग की। किसकी बात करेगा सेक्शन 14, काउंसलिंग की। कौन करेंगे काउंसलिंग, मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे किसी भी स्टेज में। The magistrate at any stage of proceeding under this act direct the respondent or aggrieved person either singly or jointly to undergo counseling with any member of service provider। मैजिस्ट्रेट साहब या तो एग्रीव पर्सन को या रिस्पोंडेंट को या इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, भैया आप एक काम करो, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर के काउंसलिंग करो। अगर आपको उनकी बातों से सहमति नहीं होगी तब हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे, लेकिन प्रोसीड करने से पहले क्या करो, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर के पास जाके, जिनके पास इसकी क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास इसकी एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप क्या करो, काउंसलिंग करो। वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज इशू एन ऑर्डर, issue any direction under subsection 1, he shall fix the next date of hearing of the case period not exceeding 2 months। अब जब एक बार काउंसलिंग का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने पास कर दिया तो उसके पास होने के 2 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट साहब को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर। यहाँ बात समझ में आती है।
सेक्शन 15। अब क्या होगा, किसी वेलफेयर एक्सपर्ट की अगर सहायता चाहिए होगी तो वो भी ली जा सकती है। असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट क्या होगा, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विस ऑफ सच पर्सन। मैजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे आदमी की सर्विस को ले सकते हैं जो कि एक महिला हो, चाहे वो एग्रीव पर्सन से संबंधित हो या ना हो, या वो कुछ ऐसी महिला हो जो कि किसी फैमिली वेलफेयर के कामों से जुड़ी हुई हो। अ पर्सन एंगेज इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर के कामों को प्रमोट करने के कामों में जुड़ी हुई हो। फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग हिम इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, अपने असिस्टेंस के लिए महिला, वो मजिस्ट्रेट साहब ऐसी महिलाओं को अब असिस्टेंस के लिए बुला सकते हैं कि आप इस मामले में आके हमारी मदद करें। यहाँ पर बात समझ में आती है हमें। सेक्शन 16 में कह दिया गया कि ये जो भी प्री प्रोसीडिंग की जाएंगी, ये किस में की जाएंगी, कैमरे में की जाएंगी। किस में की जाएंगी, कैमरे में। प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। क्या लिखा है, इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सच केस इज सो वारंट एंड इफ आइदर पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग सो डिजायर ही मे कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट ऑफ द कैम। मतलब या तो मैजिस्ट्रेट साहब को खुद लगे या कोई पार्टी एप्लीकेशन दे दे कि भैया ये जो प्रोसीडिंग आप करने वाले हो ये कैमरा में करो, तो वो प्रोसीडिंग कैमरा में ही होगी। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप देख रहे होंगे तो अब ये सारे सेक्शन छोटे छोटे से हैं, तो अब हम इसके ऊपर सिर्फ ऊपर ऊपर की बात समझेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछेगा इसके अंदर, हद से हद सेक्शन और उसके टाइटल। ये अंदर से ये पूछ लेगा कि किसके आदेश पे होगा, तो हम ये पढ़ ही रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के आदेश पे होगा। किसके एप्लीकेशन पे होगा, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे होगा। तो हमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक है। सेक्शन 17। अब जो एग्री पर्सन है उसका राइट टू रिसाइड का भी अधिकार है, कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ रह सकती है। उसका अधिकार किसका है, एग्री पर्सन का। वो क्या है, कैसे, देख लेते हैं। सब सेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द राइट। जो भी महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है रिस्पोंडेंट के साथ। अब महिला यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ के आए थे, कौन मानी जाती है, एग्रीव पर्सन। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन समझ जाना, एग्रीव पर्सन होती है। अब कोई भी ऐसी महिला है जो रिस्पोंडेंट के साथ क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो उसके पास अधिकार है, शैल है, मैंडेटरी प्रोविजन, शैल हैव द राइट, किसका, टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट टाइटल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। इस बात से मतलब नहीं है कि वो मकान उसके नाम पे है या नहीं है। इस बात से मतलब नहीं है कि वो उस मकान में बेनिफिशियरी है या नहीं है। इस बात से मतलब नहीं है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो रिस्पोंडेंट के साथ रही है तो उसको उसी शेयर्ड हाउस में रहने का अधिकार है। सिंपल सी बात समझ में आती है। द एग्री पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड, निकाला ही नहीं जा सकता, शैल नॉट एविक्टेड, शैल नॉट एक्सक्लूडेड from the shared household or any part of it by respondents save in accordance with the procedure specified। कानून के प्रक्रिया के विपरीत, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के, उस एग्रीव पर्सन को नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से। यहां तक समझ में आती है। सेक्शन 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर। उस महिला के प्रोटेक्शन ऑर्डर की हम बात करेंगे। द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग एन एग्री पर्सन एंड रिस्पोंडेंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मैजिस्ट्रेट साहब रिस्पोंडेंट को और एग्री पर्सन को दोनों को सुनेंगे, और सुनने के बाद एंड ऑन प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट द डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन एंड इज लाइकली टेक प्लेस। उन दोनों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को अगर ये लगता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देंगे इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, एग्री पर्सन के फेवर में। और रिस्पोंडेंट को बोल देंगे कि अब से तू ये वाले काम नहीं करेगा। कौन कौन से काम नहीं करेगा वो हम देख लेते हैं।
मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर में लिख देंगे कि अब से रिस्पोंडेंट कौन कौन से काम नहीं करेगा। पहला काम कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस का अब कोई काम तेरे द्वारा नहीं होना चाहिए। अब तू डोमेस्टिक वायलेंस इस महिला पे दोबारा नहीं करेगा, पहला। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस में किसी की हेल्प भी नहीं करेगा, किसी को अबेट भी नहीं करेगा। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए तो किसी को उकसाएगा भी नहीं, किसी की हेल्प भी नहीं करेगा। तीसरा, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्री पर्सन, जहां पर वो कंसर्न महिला काम कर रही है, एम्प्लॉय है, उस जगह में घुसेगा भी नहीं। और इफ द पर्सन एग्री इज अ चाइल्ड इट स्कूल, अगर वो महिला कोई बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है, तो उसके स्कूल में भी नहीं घुसेगा। या जहां जहां पर वो महिला जाती है वहां वहां तू नहीं जाएगा। ये ऑर्डर में लिख दिया जाएगा साफ साफ। आगे, अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से उस महिला से तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। व्हाट्सोएवर विद द एग्रीव पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट उससे तू नहीं साधेगा, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो मौखिक में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, जैसे मर्जी हो। उस महिला से तेरे को संपर्क नहीं साधना है। ये ऑर्डर में लिखा जाएगा, किसके लिए? रिस्पोंडेंट के लिए। alienating any asset, operating bank locker, bank account, used or held for enjoy by both the parties, jointly by aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent, including her stridhan or any other property held either jointly by the parties separately by without the leave of the magistrate। अगर मान लो एग्रीव पर्सन का और रिस्पोंडेंट का दोनों का मिला के था खाता, दोनों का मिला के लॉकर रूम था, अगर रिस्पोंडेंट को उसको यूज करना है तो उससे पहले परमिशन मजिस्ट्रेट साहब की लेनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ में आती है? पॉइंट एफ, कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट अदर रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन हु गिव द एग्रीव पर्सन असिस्टेंस। अब अगर मान लो किसी ने एग्रीव पर्सन की मदद की, तो उसके रिश्तेदारों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान नहीं करेगा। कौन? रिस्पोंडेंट। कमिटिंग एनी अदर, अब इसके अलावा अगर कोई और अन्य एक्ट हैं जो प्रोटेक्शन ऑर्डर में लिखे जाने चाहिए, वो भी लिख दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है। सेक्शन नंबर 19, रेजिडेंस ऑर्डर। ऊपर हमने पढ़ा था 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, अब हम देखेंगे रेजिडेंस ऑर्डर क्या होंगे। वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो कि हमने बताया था 60 दिनों के अंदर करनी है। 12, द मजिस्ट्रेट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेक प्लेस, और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, तो वो क्या करेंगे? रेजिडेंस ऑर्डर पास कर देंगे। अब उसमें क्या क्या लिखा होगा वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या क्या लिखा होगा? पहला, रिस्पोंडेंट को साफ साफ रोक दिया जाएगा कि भैया तू इस महिला को किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकता? शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर नहीं निकाल सकता। restraining the respondent from disposing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has legal equitable interest in the share household। भले ही उस रिस्पोंडेंट का उस हाउस होल्ड में लीगल राइट हो, इक्विटेबल राइट हो, लेकिन जब मजिस्ट्रेट साहब रेजिडेंस ऑर्डर पास करेंगे तो उस ऑर्डर में लिख दिया जाएगा कि जो रिस्पोंडेंट है वो किसी भी तरीके से उस महिला को क्या नहीं कर सकता? उस शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात समझ में आती है? डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे वो तो नहीं निकलेगी, तू निकल जा इस घर से। साफ साफ कह दिया, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, इस घर से तू निकल जा। सिंपल सी बात है। पॉइंट सी, restraining the respondent or any of his relative from entering any portion of the household which aggrieved person reside। अब मान लो कोई 1000 गज का प्लॉट है,
1000 गज का मकान है, अब उसमें 200 गज वाले पोर्शन में महिला रहती है, तो उस पोर्शन के अंदर कोर्ट बोल सकती है कि ना तो रिस्पोंडेंट जाएगा और ना रिस्पोंडेंट का कोई जानकार जाएगा जिस पोर्शन में महिला रहती है। ये ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। restraining the respondent from alienating or disposing the shared household anchoring the same, ऊपर वाली बात है। पॉइंट ई, restraining the respondent from renouncing his right in the shared household except with the leave of magistrate। अब अगर वो रिस्पोंडेंट चाहे ना तो अपनी मर्जी से वो अपने अधिकारों को भी नहीं त्याग सकता। अगर उसको अपने अधिकारों को भी त्यागना है तो उसके लिए भी उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की, उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। पॉइंट एफ, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in shared household or to pay rent for the same if circumstances so acquire। या फिर रिस्पोंडेंट को ये आदेश दिया जाएगा कि भैया जिस हाउस होल्ड में वो रहती थी वैसा का वैसा हाउस होल्ड है, उससे मिलता जुलता हाउस होल्ड उसको अलोकेट करो। अगर एलोकेट नहीं कर सकते तो वो जहाँ पर रह रही है उसका रेंट पे करो। ये बात समझ में आती है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर सब क्लॉज बी शैल बी पास अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमन। अगर मान लो वो महिला है तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब जब ये ऑर्डर पास किया जा रहा था तो उस केस में मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उसके ऊपर कोई एडिशनल कंडीशन भी लगा सकते हैं या कोई अन्य ऑर्डर भी उसके ऊपर पास कर सकते हैं, अन्य डायरेक्शन भी उसके ऊपर पास कर सकते हैं, जैसा कि मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि इस महिला के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी महिला की सेफ्टी के लिए, उसके बच्चे के लिए अगर ये सब जरूरी है तो वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। सिंपल बात है। सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। बॉन्ड भरवाया जाएगा किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। किससे? रिस्पोंडेंट से। अब उसमें चाहे सिक्योरिटी हो चाहे ना हो कि भैया अगली बार ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का काम मैं नहीं करूंगा, ये इस चीज का बॉन्ड भरवाया जाएगा रिस्पोंडेंट से। सिंपल बात है। सबसेक्शन 4, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी। और ये ऑर्डर किसके तहत माना जाएगा? सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 8 के तहत माना जाएगा। और अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसी की तरह डील किया जाएगा। किसकी तरह? सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 8 की तरह। अब देखते हैं आगे। सबसेक्शन 5, while passing an order under subsection 1, 2 and 3, the court may also pass an order directing officer in charge of the police station to give protection to the aggrieved person or to assist her on person making an application on behalf of implementation of the order। मतलब जब ये मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करेंगे सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 के अंतर्गत, तो उसके साथ साथ जो कोर्ट है वो उस कंसर्न एरिया के कंसर्न पुलिस ऑफिसर के, स्टेशन के कंसर्न पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को भी डायरेक्ट करेगी कि आप इस महिला को प्रोटेक्शन देंगे, आप इस महिला को असिस्ट करेंगे, आप इस महिला को हेल्प करेंगे। ये बात समझ में आती है। सबसेक्शन 6, while making an order under subsection 1 the magistrate may impose the respondent obligation relating to the discharge of rent and other payment having regard to financial need resource of the parties। अब जब ये ऑर्डर पास किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो जो फाइनेंशियल नीड्स है उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये बात समझ में आती है। अब देखते हैं सबसेक्शन 7। अगर हम बात करेंगे सबसेक्शन 7 की तो इसमें लिख दिया गया द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन whose jurisdiction the magistrate has been approached to assist in implementation of the protection order। उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उस अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को आदेश कर सकते हैं कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 8, द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द पोजेशन ऑफ द एग्री पर्सन हर स्त्रीधन एंड अदर प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज एंटाइटल्ड टू। क्या बोला?
कि मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, रिस्पोंडेंट को ये बोलेंगे भाई तेरे को जो भी दहेज में मिला है, स्त्री धन मिला है, या जो भी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है किससे, एग्री पर्सन से, तो उसको वापस कर। यहाँ तक बात समझ में आती है। सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 देखते हैं क्या लिखा है इसने। मॉनेटरी रिलीफ क्या होगा? While disposing an application under subsection 1 or 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet expenses incurred and loss suffered by the aggrieved person or any child of the aggrieved person as a result of domestic violence. Such relief may, but not limited to. मतलब जब ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी तो उस समय पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो रिस्पोंडेंट को ये आदेश देंगे, भैया तेरे डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट से इस महिला को जो भी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई कर, या फिर इस महिला के बेटे को जो नुकसान हुआ है, बेटा या बेटी जो भी चाइल्ड है, जो जिसको भी तेरे इस डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट से नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर। कैसे कर? मॉनेटरी टर्म्स में कर। पर क्या लिखा है? बट इट इज नॉट लिमिटेड टू किसके? लॉस ऑफ अर्निंग, लॉस ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। पॉइंट सी, पॉइंट सी लिखा है इसमें। The loss caused due to the destruction, damage, removal of any property from the control of agree person। किसी भी एग्री पर्सन से संबंधित कोई प्रॉपर्टी है उसको लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे संबंधित जो भी लॉस होंगे। डी, द मेंटेनेंस फॉर एग्री पर्सन एज वेल एज द चाइल्ड, बच्चे की मेंटेनेंस और उसका का सीआरपीसी 125 के अंतर्गत जो होगा। द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिक्वेट। मॉनेटरी रिलीफ क्या होंगी? एडिक्वेट होंगी, ये बात ध्यान रखना। फेयर होगी और रीजनेबल होगी, ये बात ध्यान रखना। और उतनी होगी जो वो एग्री महिला की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैच खाए। अब मतलब ये है कि अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 5 लाख का, तो उसको हम 5,000 नहीं दे सकते, इतना ही देना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ऑर्डर अप्रोप्रिएट लमसम अमाउंट। मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उसको मंथली बेसिस पे या एक लमसम अमाउंट के लिए भी आदेश कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मजिस्ट्रेट से जो होंगे वो क्या करेंगे? अपने ऑर्डर की एक कॉपी किसको देंगे? पार्टीज को देंगे और ऑफिसर को देंगे, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को देंगे। ये बात समझ में आती है। जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया मॉनिटरी वाला, उसकी एक कॉपी तो किसको जाएगी? पार्टीज को, और एक कॉपी जाएगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। और रिस्पोंडेंट को जो ऑर्डर में अमाउंट दिया हुआ है वो उस तय समय पर पे करना पड़ेगा जो समय उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये बात समझ में आती है। और अगर मान लो रिस्पोंडेंट ने पेमेंट नहीं करी, फेलियर हो गया, जो कि सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर वो दे रखा था, तो क्या होगा? जो मैजिस्ट्रेट है वो उस रिस्पोंडेंट के एम्प्लॉयर को या उस रिस्पोंडेंट के डेटर को क्या बोलेंगे? आदेश करेंगे कि जो पैसा आप अपने इसको दे रहे थे वो पैसा अब आप इस महिला को देंगे, उस महिला के खाते में डालेंगे या कोर्ट में जमा कराएंगे। मतलब ये है कि मान लो मेरा कोई एम्प्लॉयर है, मैं कहीं पे काम करता था और मेरे अगेंस्ट में फैसला आ गया 5 लाख का, और मेरा एम्प्लॉयर मुझे 1 लाख रुपए देने वाला था, तो कोर्ट ये बोलेगी मेरे एम्प्लॉयर को, भैया अब इसको मत देना, अब ये पैसे या तो आप कोर्ट में जमा कराओ या फिर जो एग्री महिला उसको दे दो। ये बात समझ में आ गई। और ये उसमें से एडजस्ट किए जाएंगे, पूरा सेट ऑफ नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा। जो बाकी के 4 लाख है वो भी देने हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट हो। अब हमने आज डिस्कस किया सेक्शन नंबर 20 तक। अब इसके 10 सेक्शन और बचे हुए हैं, वो भी हम कल और परसों वाले सेशन में ख़त्म कर देंगे। कल हम इसका चैप्टर नंबर 4 पूरा ख़त्म करके और परसों वाले सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 का पूरा ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।